आचार्य सम्राट नरसिंह के पावन जन जन के आस्था बुद्धि परम आराध्य परम सद्गुरु श्रमण सूर्य देवी भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव मोदक केसी गजा श्री कृष्ण नरसिंह लोकमान्य राष्ट्रसंत श्री राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद निवासाचार्य के चरणों में श्रवण संगीत चतुर्थ पकड़ ज्ञान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिरोमणि जिलासा मंगला भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर जिलासा ब्रह्मश्री ज्योति सम्राट प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमृत जिलासा आदि संत मुनिराजों के पावन चरणों में नमन गुरुदेव नमन नित्य मुनि सुव्रत स्वामी पंचवरमेष्टि सुखधामे शारदा सद्गुरु शुभ नामे गाये गुण दशरथ नंदन का लखन श्री भ्राता वंदन का जिसका शीर्षक है कर्मोदय यानी कि कर्म का उदय होना। तो इसे दूसरे सर्ग के अंदर सती शिरोमणि अंजना का जीवन चरित्र है, जो वीर वज्रांगी हनुमान की माता थी। उनके जीवन वृत्त और उनके जीवन में हुए कर्म उदय और उस कर्म उदय में अंजना की कैसी भूमिका रही, यह वर्णन इस सर्ग के अंदर चलेगा। तो सर्वप्रथम प्रारंभिक चरण के अंदर पवनंजय के जन्म का वर्णन है। पवनंजय मतलब सीता अंजना के पति का क्या बैकग्राउंड था, कहाँ के राजा थे, कौन उनके पिता थे, वो वर्णन पहले आएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम एक बात करके उल्लेख किया गया है कि किसी भी शहर के अंदर यदि संत मुनि राजों का पदार्पण होता है तो सदा ही उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि संत दर्शन से कर्म निर्जरा का क्या होता है, पद हमें प्राप्त होता है। क्योंकि संत हमेशा हितकारी होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। संत हमेशा दूसरों को क्या करते हैं, प्रेरित भी करते हैं। और जो संतों के सानिध्य में आता है उसके जीवन में दया का भाव क्या है, बनता ही जाता है। संत के पास जब भी हम जाते हैं तो कुछ न कुछ हमें प्राप्त भी होता है, हमारा नुकसान किसी भी तरह से नहीं होता है। इसी के साथ कहते हैं, रूपांचल पर्वत बड़ा सुंदर और विशाल, आदित्य नगर तो सोहता जैसे सीप प्रवाल। भूपति श्री प्रहलाद हैं ज्ञानी गुण आगार, अनुपम रानी केतुमती नारी गुण भंडार। कहते हैं
एक रूपांचल नाम की एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी पर्वत श्रृंखला थी। उस पर्वत श्रृंखला के अंदर आदित्य नगर नाम का एक बड़ा सुंदर छोटा सा शहर बसा हुआ था। जैसे प्रवाल के अंदर सीप चमकता है, वैसे ही वो नगर अन्य सभी क्षेत्रों के अंदर सीप के अंदर प्रवाल यानी कि मोती की तरह वो चमक रहा था। मोती यानी समुद्र के अंदर जो सीप होता है उसके अंदर मोती चमकता है। तो वैसे ही सारे जो नगर है उस नगर के बीच के अंदर मोती की तरह यह आदित्य नगर चमक रहा था। और उस आदित्य नगर का राजा था श्री प्रहलाद, जो बड़ा समझदार ज्ञानी और वीर पुरुष था। उस भूपति प्रहलाद ने केतुमती नाम की अनुपम सुंदरी और नारी के गुणों से युक्त सुपत्नी उनके थी। राजा प्रहलाद, केतुमती उनकी रानी का नाम और आदित्य नगर उनके निवास का नाम। तो इसके बाद में उनका गृहस्थ जीवन व्यवस्थित रूप से चल रहा था। गृहस्थ जीवन चलते चलते एक दिन रानी केतुमती को सुबह यानी कि ब्रह्म बेला के अंदर एक सुंदर स्वप्न आता है। और जैसे ही स्वप्न आता है तो वो दौड़ी हुई अपनी पति के पास जाती है और जाकर अपने पति को पूरे स्वप्न बताती है। और स्वप्न के फल को सुनकर रानी बड़ी हर्षित होती है, क्योंकि राजा कहते हैं कि तुम्हें यह जो स्वप्न आया है ये स्वप्न बड़ा सुंदर और सहज है। इस स्वप्न के ये लक्षण बताते हैं कि शीघ्र ही तुम क्या बनोगी, माता बनोगी, और एक वीर संतान की भी क्या बनोगी, माता बनोगी। और समय निकलता गया। 9 मास पूरे होने के बाद में वो रानी केतुमती क्या बन जाती है, माँ बन जाती है। और पूरे नगर के अंदर मंगल वाद्य वहाँ पर बजने लगते हैं और पूरे शहर के अंदर उत्सव होता है, क्योंकि राजकुमार का क्या हुआ था, वहाँ पर जन्म हुआ था। और उस नवोदित संतान का नाम पवन, उसको नामकरण दिया जाता है। और जैसी चंद्र की कलाएं बढ़ती है, उसी चंद्र की बढ़ती कलाओं की तरह वो भी धीरे धीरे वो पवन कुमार क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसका पूरा बाल्यकाल बीत जाता है और वो युवा अवस्था के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे वो जवानी की अवस्था में पहुंचता है तब तक वो सारी कलाओं के अंदर क्या हो जाता है, पारंगत होकर वीर और बलवान क्या है, बन जाता है। यह कहानी हुई प्रहलाद के पुत्र पवन की। ये उसका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, कौन सा उसका राज्यपाठ था। अब शुरू होता है अंजना के जन्म का वर्णन, कि वो कौन थी, कौन के पिता थे, कहाँ उनका राजपाठ था, सब कुछ। तो कहते हैं कि उसी काल के अंदर एक महेंद्रगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। और इस महेंद्रगढ़ के अंदर महेंद्र नाम का एक राजा वहाँ पर अपना सुशासन चला रहा था। और उसके हृदय सुंदरी नाम की अनुपम रूपवान और नारी के समस्त गुणों से युक्त धर्मांगिनी धर्मपत्नी उनकी थी। और जैसे नभ के अंदर चंद्रमा, आकाश के अंदर चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसा उनका परिवार क्या हो रहा था, सुशोभित हो रहा था। उस महेंद्रगढ़ के राजा महेंद्र के 100 पुत्र थे। कितने? 100 पुत्र थे। और 100 पुत्र के ऊपर एक पुत्री का क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसका नाम अंजना रखा गया। अंजना रंबा के समान सुंदर, स्नेह वाली, शीलवान और बहुत ही बड़ी कन्या क्या है, वह स्वभाव से थी। कोयल के समान उसकी मधुर वाणी थी, तो वही उसकी चाल हिरणी के समान थी। यानी कि एक नारी के क्या क्या अलंकार होते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं, उन गुणों का वर्णन किया गया है। कि शुक के जैसी उसकी नाक थी। एक नारी का आकार कैसा होना चाहिए, उसके संदर्भ में यहाँ पर बात की है। शुक यानी तोता, तोते की नाक क्या होती है, चिमटी होती है। तो वैसे ही कहते हैं कि अंजना की नाक भी शुक के जैसी
चिमटी थी और उसके केश यानी कि बाल नागिन कितना लंबा और काला और गहरा होता है उस ढंग से उसके क्या थे, केश थे। और रूप और लावण्य के अंदर वह तो जैसे खान में क्या निकलता है, सोना निकलता है, हीरा निकलता है, जैसे चमकता है, वैसे ही वो रूप और लावण्य के अंदर खान की तरह क्या है, चमक रही थी। और सदा विनय के भाव को रखते हुए धर्म ध्यान के अंदर अपना चित्त लगाती थी। नियम धर्म को मानकर हमेशा दया और दान की प्रवृत्ति को भी वो अपनाती थी। जब तक करते हुए अपनी आत्मा का उत्थान करने लगी। माता पिता की लाडली और 100 भाइयों की प्यारी बहन, पूरे परिवार के अंदर उसकी क्या थी, चहक और महक थी। सभी नगरवासी भी उसको प्रेम करते थे और उसको सम्मान देते थे। जैसे ही वो भी युवा अवस्था के अंदर पहुंची तो माता के हृदय में चिंतन उभरा कि बेटी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है और ये बेटी का समय पर क्या करना चाहिए, पीले हाथ कर देना चाहिए। और बेटी तो हमेशा पराये घर में जाने वाली होती है, ये घर छाड़ कर वो जाएगी, तो इसलिए हमें समय पर सब काम कर देना चाहिए। और यौवन वह कहकर वो पैर भी रख चुकी हैं और उसकी मुख लालिमा पर लज्जा के गुण भी छाए रहे। ये बात केतुमती रानी अपने पति हृदय सुंदरी रानी अपने पति महेंद्र राजा से यह बात कहती है कि अब इसका क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब अपनी पत्नी को बात को मानकर राजा अपने मंत्री को बुलाता है और बुलाकर उसको अपने मन की बात कहता है। और कहता क्या है कि अंजना बड़ी हो चुकी है, इसके वर की क्या करो, तलाश करो और चारों तरफ इसकी विवाह की क्या करो, बात करो। और कहते हैं कि ऐसा वर कभी मत देखना जो पलाश के फूल की तरह हो। पलाश का फूल देखा आपने, गुलाबी रंग का होता है, दिखने में तो बड़ा सुंदर और चमकदार होगा, परंतु उसकी खुशबू होती नहीं। मारवाड़ के अंदर काफी सारे होते हैं, गुलाबी रंग का फूल होता है। लोटस नहीं, लोटस तो गुलाब में लगा, पलाश को फूल दिया इन चीज़ों में खुशबू लिया गया। पलाश को फूल ऐसा होगा जो दिखने में बहुत सुंदर होगा, अपन लागे तो बहुत अच्छा फूल है। हाँ, गुलाबी रंग पर के अंदर सुगंध बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तात्पर्य नहीं है कि लड़कों तो बड़े गोरो फूटो नहीं बेवला, परंतु अंदर सुगंध रूपी गुण नहीं है तो वो लड़कों कोई काम तो नहीं है। राजा ऐसा आदेश अपने मंत्री में देते, सत्य अहिंसा का प्रेमी हो, गुणों का वह भंडार हो, दया और धर्म उसके मन में बसता हो, ऐसा वर मुझे क्या होगा, स्वीकार होगा। लड़कों किन टाइम पर देखना पूरा मैंने बता दिया कि पैसे वाला बन नहीं देखना, नौकरी ब्याह वाला बन देखना बनी, अच्छा के अंदर गुण होना वे लड़का अपने लिए स्वीकार है। और मंत्री राजा का आदेश प्राप्त करके कई सारे राज्यों के अंदर क्या करता है, भ्रमण करता है, क्योंकि वर की तलाश करना है। बात नहीं करे जाएंगे कि सब ब्याह आप ऐसे देखने बात नहीं करे, देखे जैसे ना हर लड़का ने परख रहे। और सभी तलाश के बाद में राजा मंत्री ने 2 लड़का पसंद आ, एक विद्युत प्रभ नाम को विद्याधर और पवन नाम को राजकुमार, ये 2 इन्हें पसंद आया। पसंद आए बाद में राजा कम जाए और राजा ने जाने बात करी कि मैं सभी जगह घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ, हमारे ध्यान में ये 2 ही नजर आया। और मेरे अंदर एक और कारण बता है कि 2 ही लड़का मनोहर है, पुण्यवान है, भाग्यशाली है, वीर है, बलवान है, परंतु 2 में फर्क वो है कि विद्युत प्रभ राजा की उम्र कम है और पवन कुमार की उम्र ज़्यादा है। विद्युत प्रभ जो है वो चरम शरीर है, यानी कि इन्हीं भाव में मोक्ष जाने वाली आत्मा है। और पवन कुमार दीर्घ जीवी है, यशस्वी है और चिराई है, यानी उम्र नहीं है, लंबी है। मिट्टा को मिट्टा मैंने पता चल गया कि ये जल्दी मुक्ति में जाएगा, यानी उम्र लंबी है। तो
तो राजा ने मंत्री कहे कि मारे दृष्टिकोणों पवन कुमार हर तिरुमणि व्यक्ति यशस्वी है, चिरायु है, बलवान है, सब कुछ है, वो वर मैंने ठीक ना दिया। मंत्री की बात सुनने राजा सभी की बात को मान करके अपने नगर से दूत को भेज देता है। समय पर अंजना के विवाह की क्या होने लग गई, तैयारियां होने लग गई। दोनों राज्यों के बीच में विवाह की बात पक्की हो गई और इधर अंजना के हृदय में बड़ी प्रसन्नता क्या है, छा रही है और वो मंद मंद क्या करती है, स्नान करती है। और एक समय के अंदर सुबह का समय हुआ और सभी समय करते हुए आदित्य नगर के अंदर पवन के लिए बातें चलती है और पवन के महल के अंदर बातें ये चलती है कि अंजना बड़ी गुणवान है, बड़ी सुंदर है, सलोनी है, सभी की उसकी प्रशंसा लंबे चौड़ी बातें उसके विषय में करते हैं। तब पवन कुमार क्या कहते हैं कि आप सब तो कह रहे हैं ठीक है, परंतु जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं मानने वाला नहीं हूँ। आप कहने को ऐसा लड़की गली बोली है, पर जब ब्याह बनाए देखो कि मेरा दाती बोली है तो काम आओ। इसलिए मैं क्या है, मानूंगा नहीं कि वो कैसे सुंदर है, कैसे रूपवान है। जब तक मैंने अपने आँख से देखा नहीं, नजरों से देखा नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो सुंदर और रूपवान है। अगर मैं एक बार देख लूँ तो मेरे हृदय को भी क्या हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी। और अब वो अपने मित्र से ये सारी बातें क्या है कहता है कि हे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि एक बार उसको मैं देख लूँ और चारों तरफ महल में उसकी विवाह की चर्चा चल रही है, कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं मुझे एक बार देख लूँ। अगर एक बार मैंने उसको देख लिया तो मेरे को क्या हो जाएगा, संतोष हो जाएगा और उसके बाद में मुझे किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं होगा कि बाद में नहीं कि ऐसा लड़की ठिगनी है, गंगाड़ी है, गंगोरी है। एक है बाद में कोई दूसरा ऊपर दोष नहीं हो। तो वह जो मित्र प्रहसित हो वो बार बार समझा कि अपना राजवंश का अपने आप ही देखना की प्रथा नहीं है, परंतु सारी बात समझाए बाद में भी पवन कुमार एक बात भी नहीं माने। लास्ट में मित्र भी थाकने हाथ जोड़ लिया, नहीं माना। तो दो विमान के अंदर बैठने अंजना के नगर के अंदर पहुंच जाया करें, महेंद्रगढ़ के अंदर। और महेंद्रगढ़ के अंदर उतरने आप विमान छिपा दिया करें कि अगर ध्यान पड़ जाए कि मैं फलाना जमेसा ही हो, पाक्षिक नाडोडा तो पूरे शहर के अंदर इज्जत जाता। तो सबसे पहले आपने विमान यानी कि गाड़ी छिपाई कि किन्हें की नजर पड़ा नहीं आओ, और दो वेश बदल गए यानी कि पहचान भी बदले कि मैं राजकुमार मैं जुनैद साहब को कुछ वेश बदलने मैं नगर के अंदर घूम लिया और घूमता घूमता एक बगीचा के अंदर पहुंच गया। विनी टाइम में अंजना अपनी पूरी सखियों के साथ मिलजुल कर उसी बगीचे के अंदर क्या है पहुंच जाती हैं और उनको पता नहीं कि कौन उनके ऊपर नजर डाल रहा है या कौन उन्हें देख रहा है। और इस तरह से वहां पर अंजना खड़ी होती है और इधर पवन कुमार को क्या है वो नजर आ जाती है और पवन देखते उसके रूप पर क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है कि जैसी प्रशंसा मैंने इसके संदर्भ में सुनी है वो वैसी ही नारी वास्तव के अंदर है। और वहाँ पर अंजना क्या है अपनी सखियों के साथ रहती है। अब सखियाँ वहाँ पर सभी मिलकर क्या कर रही है, हंसी टिटोली उसके साथ कर रही है और हंसी मजाक के अंदर मीठे मीठे बोल उनके साथ बोल रही है। पूजा कर आज भी होता है कि अगर किसी लड़की की या लड़की की सगाई हो तो उसके मित्रगण आपस के अंदर क्या करते हैं, हंसी टिटोली करते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाने का काम भी करते हैं। तो अंजना के साथ भी क्या हो रहा था, यही काम वहाँ पर हो रहा था। तो वहाँ पर हंसी टिटोली के बीच के अंदर एक सखी क्या कहती है कि विद्युत प्रभ जी भले ही उम्र के अंदर कम है परंतु वो तो शेर की तरह लगते हैं। अब क्या कर रहे वहाँ पर सखियाँ कर रही है, अंजना कुछ नहीं बोल रही, कंपेरिजन कर रही है कि विद्युत प्रभ तो क्या है शेर की तरह है
और उनके सामने अगर कोई भी आ जाए तो एक पल के अंदर वो क्या कर देंगे, ढेर कर देंगे। और एक जना कहता है विद्युत प्रभ तो हीरे की तरह, पवन देव जी तो कांच का टुकड़े की तरह है। ये सारी चीजें वहां पर क्या है, एक दूसरे को चिढ़ाने लग रही है। तो वहां पर एक और सखी कहती है कि तू तो बड़ी मंद बुद्धि है, तुझे तो ज्ञान ही नहीं है। विद्युत प्रभ जी तो अमृत के समान है और पवन देव जी तो जर जुड़। ये सारी बातें भी कौन सुन रहा है, पवन वहां पर छिपकर सुन रहा है कि इस तरह से उसके बारे में क्या हो रही है, बातें वहां पर हो रही है। तो एक और सखी कहती है कि विद्युत प्रभ जी तो सूरज की तरह चमकदार है, मैंने उनका तेज देखा है, मैंने उनका शौर्य देखा है और मैंने उनके आंखों के अंदर भी क्या देखी है, चमक देखी है। एक कहती है वहां पर कि पवन जी बहुत बड़े वीर है, तो दूसरी कहती है कि विद्युत प्रभ जी बड़े गंभीर है। तो वीर कह रहे तो ये गंभीर है, और तीसरी कह रहे अरे गंभीर भी ये तो महावीर है। एक दूसरे मिलने को कर दिया। विद्युत प्रभ जी ने अच्छा बताया और पवन जी ने खराब बताया। तभी उस समय में अंजना की प्रधान सखी, दोस्तों हुए बड़े जिगरी दोस्तों, तो प्रधान सखी बसंता वहां पर आती है और वहां पर आकर कहती है कि तुम्हारी सारी बातें क्या है, बकवास है। अब यहाँ पर अंजना और पवन की जोड़ी तो क्या है, सबसे ज्यादा सुंदर है और इनकी जोड़ी के मुकाबले कोई दूसरी जोड़ी है ही नहीं। तुम्हें इसमें किसी भी प्रकार के आंकलन करने की जरूरत नहीं है। सारी बातें सखियां आपस के अंदर करती हैं। अंजना कुछ भी वहां पर नहीं बोलती है। अंजना मौन को धारण किए वहां पर बैठी है और उसकी नाव मझधार के अंदर डोलती है। कहीं करूं कहीं नहीं करूं, कहीं करूं कहीं नहीं करूं, इस दिन से उसकी क्या है, वहां पर नाव डोल रही है। और वहां पर पवन कुमार के मन के अंदर एक भाव उमड़ता है कि ये नारी बार बार क्या कर रही है, मेरी निंदा कर रही है और ये अंजना किसी भी प्रकार का प्रतिकार वहां पर नहीं कर रही है। तो वहां पर उसके हृदय के अंदर एक पल के लिए भयंकर क्रोध आ जाता है कि ये नारी सही नहीं है, तो ये अंजना सही नहीं है, जो मेरी बुराइयां हो रही है, मेरी बुराइयों का क्या नहीं कर रही है, प्रतिकार खंडन वहां पर नहीं कर रही है। मुझे तो इतना क्रोध आ रहा है कि अभी छुरी लेकर अंजना का क्या कर दूं, मैं वध कर दूं। देखो एक पल के लिए उसको देखने के लिए तड़प रहा था और कर्म का उदय ऐसा हुआ कि उसी नारी को मारने का भाव भी क्या है, इनके मन के अंदर जाग रहा है। और वहां पर मित्र जो प्रायश्चित था वो उसे समझा बुझाकर ठंडा मीठा करके उसको क्या है, समझाता है। परंतु वहां पर पवन की एक ही जिद है कि मैं इस उल्टा नारी के साथ विवाह नहीं करूं, क्योंकि सगाई तो हमारे साथ भी है और प्रशंसा कोई और नहीं सुनते, बल्कि इसका अंजना में कोई तरह का दोष नहीं था। क्यों, अंजना तो सिर्फ सुन रही थी, ना वो हाँ कह रही थी ना कह रही थी, वो उनके बीच के अंदर की बातें चल रही थी। तब पवन क्या कहता है कि पहले ही गवाह के अंदर में आएगी मक्खी है, कि पहले ही शादी हो रही है और गिने करके क्या आएगी, मक्खी आ रही है। समझिए बोलिए, पहली ही शादी हुई है और पहले ही शादी के अंदर अगर ऐसी उल्टा नारी आएगी तो हमारे जीवन को पूरा तबाह कर देगा। अंजना तो उल्टा नारी है, इसके लक्षण एक भी ठीक नहीं है। आज इन सभी की बातें सुनकर मुझे तो बहुत बड़ी सीख मिल गया। अगर मैं देखा नहीं आऊँ तो हमारे साथ तो धोखाधड़ी हो जाती। अब वहां पर प्रहसित जो उसका मित्र था उसको समझाता है कि मित्र ये मजाक की बात है, हंसी टिटोली हो रही है, इसको तुम सच मत मानो। अंजना बड़ी शीलवान नारी है और इसके मन में किसी भी प्रकार की दो भाव वहां पर नहीं है। तुम अपना भाग्य समझो कि अंजना जैसी राजकुमारी के साथ तुम्हारा क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है और ये राजा की बेटी है, कोई ऐसे वैसे खानदान की लड़की नहीं है। और असली और नकली की पहचान भी मित्र तेरे अंदर नहीं
तो फिर वापस पवन कहता है कि मित्र तुम उसका पक्ष मत लो, तो दोस्त मारो है और पार्टी ऑपोजिशन ने कर दी है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो विवाह इसके साथ करूंगा ही नहीं, चाहे मेरे माँ कहे, चाहे मारो बाप कहे, चाहे दादो आइन कहे, कोई भी आए, मारो तो ब्याह बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब बात तुम्हारे एक पर भी ठहर न बोली, फटाफट अपने शहर में निकलो। तब वो गाड़ी लेकर वापस वहां से निकल जाते हैं। तब वहां पर उसका मित्र उसे समझाता है कि मित्र जहाँ संबंध हो चुका है वहां से अगर तुम भागते हो तो इससे तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु तुम्हारे वंश पर क्या लगेगा, कलंक लगेगा, और मर्यादा और मान हमारा ही जाएगा। अगर हम ना करेंगे तो इसमें मर्यादा और मान भी हमारा ही जाएगा। और इस तरह से मन ही मन में पवन जी वहाँ पर क्या है, विचार कर रहे हैं, और विचार करते हुए एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि ब्याह तो बात है, ब्याह करने में त्याग करते, ब्याह करने त्याग, यानी कि शादी करने के बाद में इसको छोड़ दूंगा, इससे किसी भी तरह का क्या नहीं रखूंगा, संबंध इसके साथ नहीं रखूंगा। तो इस तरह से तो उसने क्या कर लिया, मन में विचार कर लिया। अब भाई मित्र के जो वंश भी जावेला था, नाम खराब हो जाएगा, परिवार का रंग भी लाग जाएगा। तो ये माइंड में एक ही सेटअप हो कि खाली शादी करनी है और कुछ भी शादी होती ही ना त्याग करना, मेरे साथ बिल्कुल भी कोई तरह का संबंध, बोली चाल को भी संबंध नहीं रखना। तो इस तरह से महल के अंदर वो पहुंचे, और होटे पहुंचे बाद में तीनों भी कोई तरह की बात नहीं करे, क्योंकि दिमाग में एक ही बात थी कि शादी होती है, इसका क्या करना है, त्याग करना है। अब मेहंदी और उत्तम किसके लग रही है, पवन कुमार के लग रही है, और नगर के अंदर ढोल भी बज रहे हैं कि राजकुमार का क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है। सारी तैयारियां हो गई और सज धज करके बारात कहाँ पर आई, महेंद्रगढ़ के अंदर बारात सज धज कर वहां पर आई। अगर मित्र डाल पर चलता है तो पवन जी पाट पर चलने लगे, यानी कि वो सीधे चले तो वो हमेशा उल्टो चले। दोस्त के भाई थोड़ा हाथ आगे कर, हाथ तो मैं तो आगे बिल्कुल नहीं दूंगा, मतलब हर बात के अंदर वो क्या है, अपने घमंड को दर्शा रहे, यानी कि बिना मन का विवाह कर रहे हैं। तो इस तरह से महेंद्रगढ़ के अंदर बारात आती है, और बारात आने के साथ ही पूरे नगर के अंदर क्या है, एक खुशी चल जाती है। और इधर नगरवासी भी बात करते हैं कि जैसी हमारे नगर की कन्या है वैसा ही राजकुमार हमें मिल रहा है, यह हमारा सौभाग्य है कि इस नगर के अंदर ऐसा उत्तम विवाह हो रहा है। अब विवाह के बारे में थोड़ा सा दर्शन यहाँ पर दिया गया है कि शादी आ रही है, बारात आ रही है, चारों तरफ जगड़ गिर दिया है, बच्चा नाच रहा है, कूद रहा है, ढोल बज रहा है, बैंड बज, ये सब माने कहना जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद गली का विवाह देख चुका हो। तो एक बारात आ रही, जो वातावरण और जो सीन हुए वो सीन होते कहीं हो गया, क्रिएट हो रही है कि चारों तरफ में खुशी को वातावरण छाया। तब वहां पर पवन जी तोरण को मार करके चौगरी तक वहां क्या है पहुंच जाते हैं। अंजना वहां पर अपने भाग्य की सराहना करती है कि मेरा इतना अच्छा भाग्य है कि ऐसे सुंदर वर की मुझे क्या मिली है, प्राप्ति हुई है। वरमाला डाली जाती है, 7 फेरे होते हैं, और पंडित जी जो कह रहे हैं कि जीवन भर आप रह सकते नहीं है, 7 हो चुका है। तो मंगलसूत्र पहनाकर मांग के अंदर सिंदूर भरा जाता है, और सिंदूर भरने के बाद में पंडित जी कहते हैं कि आप दोनों अब क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। सुख और दुख दोनों को साथ में मिलकर निभाना है, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, एक दूसरे का परस्पर क्या करें, ख्याल रखें और सहयोग करें, और इससे आपका जीवन क्या बनेगा, आनंदमय और मंगलमय बनेगा। अंजना के विवाह के निमित्त राजा ने भी अपनी सारी तिजोरियां खोल दी, और खूब भरकर उसने क्या किया, दहेज उसको दिया। अब वहां पर तात और मात, यानी कि माँ और बाप दोनों की आंखों से क्या झलक रहा है, आंसू झलक रहा है।
क्योंकि विदाई का समय वहां पर आ गया और विदाई का समय आते ही पूरा गमगीन वातावरण वहां पर बन गया। 100 भाइयों की एक बहन थी। कितने? 100 भाइयों की एक बहन और पूरे नगर की चहकती कन्या जा रही है, तो पूरे नगर की आंखें भी क्या हो गई? नम वहां पर हो रही थी। तो कुछ कविता है, वो कविता सुनिए। विदा बहन की देख कर भाई अश्रु बहाए, खड़े पास में समधि जो ढांढस उन्हें बनाए, गले लगा कर के सुता मात तात तो रोए, आंसू जिनके ना ढले बचे वहाँ ना कोई। यानी कि बहन की विदाई को देखकर भाइयों के आंखों में क्या छा रहे हैं? आंसू छा रहे हैं कि एकाएक हमारी लाडली बहन आज क्या हो रही है? विदा हो रही है, हमारे घर से जा रही है। और पास में जो उनके संगी प्रवर खड़े थे वो उन्हें क्या बताते हैं? धैर्य और धीरज बताते हैं कि किसी भी प्रकार का आप क्या नहीं हुए, चिंता नहीं करे। और इधर माँ और बाप, माँ और पिता दोनों अंजना को गले लगा लगा कर क्या है? आंसू निकाल रहे थे कि आज हमारी लाडली का क्या हो रहा है? विदा हो रहे हैं। वहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था कि जिसके आंखों से आंसू ना गिरे हो। बाबुल का घर छोड़ रिश्ते तो पुराने तोड़, अन्य चाहे मैंने मोड़, बेटी आज जाती है सखियों से गले मिले, होठ अब नहीं हिले, विदाई तो नहीं घरे भर आई छाती है, छूट रहा घर राम जाए प्रिय तम धाम, चल कर के प्रणाम दीप संग गाती है, संग जाती माता बहन यह घर छूटाए ही, बिना पूछे आना नहीं गले से लगाती है। विदाई के समय के अंदर माँ अपनी पुत्री को क्या सीख देती है कि बेटी बाबुल का घर छोड़ करके, यानी कि अपने पिता के घर को छोड़ करके जो भी पुराने रिश्ते थे उन सभी रिश्तों को तोड़ करके मन नहीं छा रहा है, परंतु फिर भी आज हमारी पुत्री क्या है? यहाँ से विदाई को ले रही है। अब अंजना वहाँ पर अपनी सखियों से गले लगती है कि तुम और हमने बचपन साथ में निभाया है, और उसके होठ भी क्या नहीं है? हिल नहीं रहे। एक व्यक्ति जब रोता है तब उसके मुंह से यानी कि शब्द भी बाहर नहीं आते, और कहते हैं कि विदाई भी अब टलने वाली नहीं है। सबकी आंखों से आंसू बह रहे और सबकी छाती भी वहां पर भर आई है, और सब कह रहे हैं कि आज से इसका घर और गांव क्या है? छूट रहा है और अपने ससुराल के अंदर ये जा रही है। जैसे दीपक के अंदर घी निचोड़ा जाता है और बातें निकलती जाती है, ठीक वैसे ही अंजना भी क्या है? दीप संग बाती की तरह यहाँ से विदा ले रही है। माँ क्या कहती है कि बेटी यह घर छूटा ही, यानी कि ये जो तुम्हारा घर है ये यहीं पर क्या है? आज से छूट रहा है, और कभी भी अपने ससुराल वालों से बिना पूछे हमारे यहाँ पर आना नहीं। इस तरह से गले लगाकर बहुत मधुर मधुर शिक्षाएं क्या है? एक माँ अपनी पुत्री से दे रही है। और आजकल हम क्या शिक्षा देते हैं कि बेटी की भी हो जावे मैंने कही मैं लोग तैयार आ। बेटी हमेशा आप करनी होती है, बाप करनी होती है। आप चाहे कितना भी अच्छा घर देखकर दे दीजिए, जो उसके भाग्य में होगा, जो उसकी किस्मत में होगा वही होकर रहेगा। अब इसके पिता ने, महेंद्र राजा ने बहुत अच्छा देखकर पवन के साथ क्या है? विवाह किया था, परंतु उसके कर्म के अंदर क्या लेख लिखे हैं, क्या उसके भाग्य में लिखा है, यह वो स्वयं भी क्या है? नहीं जान रही थी। वो भी भविष्य के आगोश के अंदर क्या है? छिपा हुआ था। अब वहां से अंजना क्या है? विदा होकर अपने ससुराल में जाती है, तो वहां पर क्या बातें होती है सुनिए। बहु ससुराल आई खुशी हर और छाई,
लोग कहें देख कर देव परी आई है, लज्जा का लिए है भाव, छुए हैं बड़ों के पाव, सब का ही प्रेम उसे दिया तो दिखाई है। घूंघट के पट खोल बोले सब मीठे बोल, महलों में हर और खुशी नहीं छाई है। बीत गई सारी रात पति का मिलाना साथ, जोहती पति का बाट बोल नहीं आई है। क्या होता है कि अंजना अपने पीहर का घर त्याग करके वहाँ से विदा होकर के अपने ससुराल आदित्य नगर के अंदर आती है। जैसे उसका आदित्य नगर के अंदर आगमन होता है कि हर ओर खुशी का वातावरण छा जाता है। सारे नगरवासी देख कर कहते हैं कि आज तो यहाँ पर देवपरी का क्या हुआ है, आगमन हुआ है। अंजना वहाँ पर घर के सारे बड़े बुजुर्गों को अपने मुख पर लज्जा का भाव लेते हुए सभी को क्या करती है, प्रणाम करती है, नमन करती है और उनका विनय करती है। और सबका ही प्रेम उसे वहाँ पर क्या है नजर आता है। कोई सारा बड़ा बुजुर्ग आशीर्वाद दे तो उसको भी मन में क्या होती है, संतुष्टि होती है कि यार सारे मुझे क्या है अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और सभी उसके घूंघट के पट को खोल खोल करके, यानी कि उसका घूंघट ऊपर करके उससे मीठे मीठे लफ्ज के दो बोल उसके साथ बोल रहे हैं। चारों तरफ खुशी का वातावरण छा गया और इसी के साथ रात्रि का समय आ गया और पूरी रात बीत गई, परंतु अंजना को अपने पति का साथ नहीं मिला। पूरी रात वो अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी और उसी प्रतीक्षा में अगले दिन का सूर्य उदित हो जाता है, परंतु पूरी रात पवन उसके शयन कक्ष के अंदर नहीं जाता है। देखिए कर्म का ऐसा उदय किस समय में होता है। आज आप लोग विवाह करवा देते हैं, वहाँ पर कोई तरह की समस्या आ जाती है तो सारी समस्याएं क्या ले लेते हो, अपने ऊपर ले लेते हो, बल्कि ये समस्या आपकी नहीं, उस कन्या के कर्म का दोष है जो उसे इस तरह से कर्म का क्या करना पड़ रहा है, सामना कर रहा है। उसके कर्म का ऐसा उदय था कि जिसकी वजह से उसको ऐसे संकटों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। आप चाहे कितना भी सुंदर घर बार देख कर दे दीजिए, परंतु जो उसके भाग्य के अंदर होगा वही होकर वहाँ पर रहेगा। इसी के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। अंजना का विवाह हो गया, अंजना अपने ससुराल में पहुंच गई। अब वहाँ पर कैसे कष्ट उसके जीवन में आते हैं, बड़ा मार्मिक, बड़ा करुण और आंखों से आंसू आने वाला क्या है प्रसंग है। तो इस प्रसंग को कल सुनने का भाव रखना, तो आज भी आनंद, कल भी आनंद, सदा बार आनंद।